नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ वंदना की हिंदी संस्कृत क्लासेज में। और आज मैं आप सभी के समक्ष वसंत भाग 3 कक्षा 8 के लिए हिंदी की चयनित पुस्तिका है, उसका एक बहुत प्यारा चैप्टर कहूँगी मैं तो, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। श्री हरिशंकर परसाई द्वारा रचित बस की यात्रा। जी हाँ, बहुत रोचक शैली में इस चैप्टर को लिखा गया है, इस कहानी को लिखा गया है। एक तरह से ये संस्मरण है लेखक का। तो संस्मरण वो होता है जो लेखक के जीवन से प्रेरित होता है। तो इसमें लेखक ने अपने जीवन की एक घटना के बारे में बताया है। 5 मित्र हैं जो यात्रा पर गए थे और अब वापस लौट कर आ रहे हैं, क्योंकि उनमें से 2 मित्रों को सुबह काम पर जाना है और इसके लिए उन्हें पन्ना पहुंचना था और पन्ना से उन्हें सतना के लिए 1 घंटे बाद बस मिलनी थी और सतना पहुंचकर उन्हें जबलपुर के लिए वहां से ट्रेन पकड़नी थी, जो उन्हें सुबह होने से पहले ही उनके गंतव्य पर पहुंचा देगी। ठीक है, क्योंकि उन्हें ऑफिस ज्वाइन करना है, इसलिए ट्रेन पकड़ना भी बहुत जरूरी था। तो चलिए पढ़ते हैं हरिशंकर परसाई द्वारा लिखी गई ये कहानी, बस की यात्रा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। अब जरा गौर फरमाइए, बस कैसी है बेचारी, ये इतनी बूढ़ी वयोवृद्ध बस क्या डाकिन हो सकती है? खुद सोच कर देखिए। लेकिन बहुत रोचक शैली में लेखक ने अपने मनोभाव प्रस्तुत किए हैं। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी, मतलब बहुत पुरानी थी। लोग इसीलिए इसमें सफर नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कोई कष्ट होगा। ये बस पूजा के योग्य थी। इस बस को तो म्यूजियम वगैरह में रख देना चाहिए था, जिससे दर्शक इसको देखने आए, क्योंकि इतनी पुरानी चीजें वहीं रखी हुई अच्छी दिखाई देती हैं। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? अब खुद सोचिए, किसी वृद्ध बस पर, किसी बूढ़ी बस पर कोई कैसे सवार होकर जा सकता है? इस बस को तो पूजा के योग्य समझकर किसी अच्छी जगह पर रख देना चाहिए। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। अब कॉन्फिडेंस देखिए बस कंपनी के पार्टनर का। जो पार्टनर थे वो भी उस बस से जा रहे थे। उन्हें बस की कंडीशन के बारे में सब कुछ पता था, फिर भी निश्चिंत भाव से वो उस बस में यात्रा करने को तैयार थे। उनसे पूछा, ये बस चलती भी है? अब बस की कंडीशन देखकर ये सवाल तो करना स्वाभाविक ही था। तो सबने पूछा, बस चलती भी है? वो बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है ये? हाँ जी, और कैसे चलेगी? सब बड़े आश्चर्यचकित होकर ये क्वेश्चन उनसे कर रहे थे। वो भी फुल कॉन्फिडेंस में थे और आंसर दे रहे थे। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है? हम आगा पीछा करने लगे, मतलब हम इसके बारे में बातें करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, हमारे जो 5 मित्र हम साथ साथ सफर कर रहे थे उसमें से एक डॉक्टर थे। उन्होंने कहा, डरो मत, चलो, यह अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। अब कहानी अपनी जगह है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान से सेंटेंस को देखिए। इस तरह के सेंटेंस कई बार आ जाते हैं कि इनको एक्सप्लेन कीजिए। ये लाइन लिखी होगी और लिखा होगा कि एक्सप्लेन करिए कि ये क्यों कहा गया। ठीक है, तो चूंकि ये बस बहुत ज़्यादा अनुभवी है, बहुत ज़्यादा पुरानी है, तो पुरानी चीज़ों पर तो विश्वास किया जा सकता है ना। तो ये हमें अपने बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी, हमें धोखा नहीं देगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वो इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थीं, आना जाना तो लगा ही रहता है, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। माय गॉड, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग हमें अंतिम विदाई देने आए हैं, क्योंकि बस की कंडीशन इतनी ज़्यादा खराब थी। अब आप समझ सकते हैं, आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। आदमी को इस संसार से विदा होने के लिए कोई ना कोई कारण जरूर होता है। कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कोई बीमारी लग जाती है। तो इस बार शायद ये बस वो निमित्त है।
इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। आश्चर्य की बात थी, इतनी पुरानी बस का इंजन स्टार्ट हो गया। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेकिन इंजन जैसे ही स्टार्ट हुआ, इस इंजन में से इतना ज़्यादा शोर आ रहा था, लग रहा था कि पूरी बस इंजन की तरह है। और हर जगह बस यही दिखाई दे रहा था, इंजन हमारे ही पास है और हम इंजन के अंदर बैठे हुए हैं। कांच बहुत कम बचे थे, खिड़कियों पर जो शीशे लगे थे वो बहुत कम थे। उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। क्या कंडीशन थी बस की, सीट के नीचे इंजन है। पूरा बस शोर से लदी हुई थी। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि ये गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। अब 2 आंदोलन का नाम लिया गया है। असहयोग आंदोलन, जिसमें सरकार के साथ सहयोग करने से हमारे देशवासियों ने मना कर दिया था, नेताओं ने मना कर दिया था कि हम आपको कोई कॉपरेट नहीं करेंगे, ठीक है। और दूसरा था अवज्ञा, सविनय अवज्ञा। बड़े विनयपूर्वक उनकी कही हुई बातों को झुटला दिया जाता था, उनकी अवज्ञा की जाती थी, उनके साथ कॉपरेट नहीं किया जाता था। इन 2 आंदोलनों की तरह इस बस का जो हर पुर्जा था, लगता था कि बस के साथ सेम व्यवहार कर रहा है। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता था सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगा कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। ये समझ ही नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। कितनी रोचक शैली है ना। एक खराब बस का, एक बहुत ही प्राचीन बस का कहूँगी मैं, उसका विवरण कितने रोचक ढंग से किया गया है हरिशंकर परसाई जी के द्वारा। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। अब आप ये देखिए, पहली बार बस रुकी है, ये बस रुकने का पहला चांस जब पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब आप सोचिए क्या सीन रहा होगा। बाल्टी में से पेट्रोल इंजन में जा रहा है। इसे देखकर लेखक को किसकी याद आई, अब आप देखिए। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे। वो जो इंजन है ना, वो भी शायद अलग हो जाएगा बॉडी से और उसे निकालकर वो गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल इस तरह से पिलाएंगे जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। सीन को विजुअलाइज कीजिए, बहुत आनंद आएगा। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। 15-20 मील प्रति किलोमीटर, 15-20 मील प्रति घंटा, सॉरी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है। अब देखिए इन सभी जो पैसेंजर्स थे उनको क्या क्या लग रहा था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। मतलब इतने सुंदर दृश्य भी उन्हें अपने दुश्मन लग रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये बस का स्टीयरिंग इन्हें संभाल नहीं पाएगा बस को, और बस लड़खड़ाकर जरूर किसी ना किसी पेड़ से टकरा जाएगी और एक्सीडेंट हो जाएगा। बस सारे रास्ते बेचारे इसी चिंता में थे। जो भी पेड़ आता, डर लगता था कि इससे बस टकराएगी। वो निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। अब सेकंड टाइम बस फिर रुक गई। पहले पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था, अब क्यों रुकी ये देखिए। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वो चली नहीं। सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, इस पर भी उनका कॉन्फिडेंस काबिले तारीफ है। बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये तो इत्तेफाक की बात है कि रुक गई। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वो बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगा जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बेवान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अंत्येष्टि करना, दाह संस्कार करना।
हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। पहले वो 15-20 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही थी, अब और धीरे चलने लगी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। अब जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, बूढ़े होते जाते हैं, हमारी आंखों की रोशनी कम होती जाती है ना, ऐसे ही ऐसे उसकी हेडलाइट भी जा रही थी, टिम कर रही थी। अब चांदनी में रास्ता टटोल कर वो रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वो एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही अब जो तुमसे कंपटीशन करे। इसलिए बेचारी उसे किनारा होकर रास्ता दे देती थी। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई मतलब रुक गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इस बस में सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग मतलब छोड़ने की, दुनिया छोड़ने की, प्राण छोड़ने की, ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा कि इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते और कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए अपने प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, और बल्कि पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी कि हम कभी भी इन फ्यूचर पहुंच पाएंगे। पन्ना क्या, कहीं भी और कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इस बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। उस लोक को, परलोक को, मतलब यहीं रहते रहते हम परलोक पहुंच जाएंगे। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, और जब आदमी ऐसा सोचने लगता है ना तो उसकी क्या क्या खत्म हो जाता है। देखिए, हमारी बेताबी मीन्स बेचैनी, तनाव, जो टेंशन थी हमें, वो सब खत्म हो गए थे। अब ये लग रहा था ये बस ही हमारा घर है। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही और हंसी मजाक चालू हो गया। जी हाँ, हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखी गई ये कहानी कितनी इंटरेस्टिंग है, आप सभी ने देखा। आशा करती हूँ कि वाचन के द्वारा इस कहानी को समझने में आपको थोड़ी सी सहायता मिली होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ। टिल देन